हेलो नमस्कार। आप सबको दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रश्मि सिंह और आज मैं आने वाली हूं इस व्लॉग को लेके। क्वेश्चन आंसर व्लॉग है। हाँ जी, बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं हमारे चैनल पे, जिनको मैंने सोचा कि अगर मैं क्वेश्चन आंसर का व्लॉग बना के इसका जवाब दूं तो ज़्यादा बेटर होगा समझने में। तो उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस टू दोज हु आर न्यू ऑन द चैनल। मैं हूं रश्मि सिंह और मैं अपडेट करती हूं अपने व्लॉग में अपनी डायलिसिस से लेके अपनी पोस्ट ट्रांसप्लांट की जर्नी को, और बहुत ही कुछ मैं अपनी डेली रूटीन, अपने डाइट की रूटीन वगैरह बहुत सारी चीजें शेयर करती हूँ। तो प्लीज मेरे व्लॉग से बने रहिए एंड डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो व्लॉग है क्वेश्चन आंसर का व्लॉग है। इसमें मैंने देखा बहुत सारे नए नए कमेंट्स आ रखे हैं जो कि रिलेटेड है एक्चुअली। ये तुरंत जो है ना किडनी ट्रांसप्लांट जब होता है उससे रिलेटेड है। इट्स नॉट लाइक कि थोड़ा लेट है एंड ऑल। तो बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन है। तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है उनका पढ़ते हैं। ऋषभ काला का। ऋषभ काला ने लिखा है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद थकान मिट जाती है क्या? तो वेल ये सबका क्वेश्चन होता है क्योंकि डायलिसिस के टाइम हमें पता होता है कि चीजें कैसी होती हैं, कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं उस टाइम हमारे सिचुएशन। एंड यस, बिकॉज ऑफ डायलिसिस जो फ्लूइड निकलता है हमारी बॉडी से ना, उसके चलते क्या होता है हमारी बॉडी जो होती है वीक हो जाती है, हमारे बोन्स जो है वीक हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो चीजें नेचुरल तरीके से होनी चाहिए वो चीजें क्या होती है मशीनरी तरीके से होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है बहुत ही वीक हो जाती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये होता है कि ट्रांसप्लांट के बाद जो है क्या हमारी थकान मिटेगी, क्या हम हमेशा ऐसी टायर्ड फील करेंगे? तो लेट मी टेल यू, जब हमारा ट्रांसप्लांट होता है रिसेंट, मतलब जब ट्रांसप्लांट आपका हुआ होता है एंड यस, अगर आपने अच्छे से रिकवरी कर लिया, क्योंकि मेन पीरियड हमारा रिकवरी का पीरियड है, अगर उस टाइम आपने अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखा देन यू आर गोइंग टू फील वेरी गुड। और कभी कभी होता है कि ट्रांसप्लांट के बाद लोगों के कॉम्प्लिकेशंस भी होने लगते हैं, तुरंत के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इन्फेक्शंस विच आर ऑकरिंग आफ्टर लाइक 1 ईयर और 2 ईयर। मैं तुरंत की बात करती हूँ, कितने लोगों को 3 महीने में भी क्रेट जो है कम नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में थोड़ी सी टायर्डनेस तब भी लगेगी, बट अगर आपका ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है, आपका क्रेट नॉर्मल हो जाता है, तो 1 से 2 महीने में अगर आपने हाई प्रोटीन डाइट लेके अपनी रिकवरी कर ली है देन यू विल नॉट फील टायर्ड। इट्स माई एक्सपीरियंस, माई ओन एक्सपीरियंस। मुझे तो इतनी भूख लगती थी उस टाइम, आई कैन नॉट टेल यू गाइज। एंड यस, तो यही सारी चीजें जब आप खाओगे, अच्छे से अपना ख्याल रखोगे, तो बिल्कुल भी टायर्डनेस नहीं होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे है अभिषेक सिंह, इन्होंने लिखा है आप और आपके परिवार के सभी लोग हमेशा खुश रहें, यही मनोकामना है। लव यू दीदी। दीदी टेक केयर। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, थैंक यू सो मच एंड यू टू टेक केयर। एंड आपकी दुआओं, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू सो मच। मेरी भी दुआएं रहेंगी कि आप हमेशा स्वस्थ रहे एंड आप भी अपने परिवार के साथ हमेशा ऐसी हंसी खुशी रहे। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो है वो ऋषभ काला का ही है। ये लिखते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट कई पब्लिक प्लेस में जा सकते हैं क्या? वेल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम यूजुअली पूछते हैं, और ये मेरा भी क्वेश्चंस हुआ करता था उस टाइम। एंड जब तक चीजें आप अपने ऊपर एक्सपीरियंस नहीं करोगे, उस चीज को महसूस नहीं करोगे। बट यस, एज ए किडनी रेसिपिएंट मैं ये बताना चाहती हूँ कि हाँ जी, आप पब्लिक प्लेस में जा सकते हो, बट 1 से 3 मंथ तक अगर प्रिकॉशंस ले, अकेले रहे या फिर अपने बस फैमिली के साथ रहे, तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। और इन द केस पब्लिक प्लेसेस लाइक हमें डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए जाना ही पड़ता है, और ओपीडी में बहुत ही ज्यादा पेशेंट्स होते हैं। तो पेशेंट्स जब है तो आपको पूरे अच्छे से कवर होके जाना है उस टाइम। लाइक मास्क तो हमेशा आप पहन के जाओ, प्लस सैनिटाइजर जरूर लो अपने हाथ में। मैं आज तक सैनिटाइजर जरूर यूज करती हूँ। तो ये सारी ऐसी प्रिकॉशंस है जिन्हें यूज करिए और आप अपने पब्लिक प्लेस में जरूर जा सकते हैं। यहाँ जो थर्ड क्वेश्चन है वो है स्वीटी झा का। इन्होंने पूछा कि डी डायलिसिस के टाइम पे पोटेशियम नॉर्मल रहता है क्या? इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मेरे डी का 4.5 है। स्वीटी जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पोटेशियम, ये सारी चीज़ें ऐसी है ना, जब हमारा किडनी फेल होता है तो ऑटोमेटिकली जो है बढ़ने लगते हैं, हाई होने लगते हैं, और उस टाइम हमें जो है लो पोटेशियम फूड पे ही रहना पड़ता है, डाइट पे ही रहना पड़ता है। बट डायलिसिस के टाइम इज लाइक कि पोटेशियम का भी अपना लेवल है, लाइक 5 से ज़्यादा अगर हुआ तो उस टाइम हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती थी।
एंड यस ये डर मुझे भी रहता था। पोटेशियम के लिए जो है एक डॉक्टर पाउडर सजेस्ट करते हैं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि जो है हर डॉक्टर के जो है अलग अलग मेडिसिन होते हैं। तो मेरे डॉक्टर भी एक पोटेशियम का पाउडर हमें दिया था, उसको आपको घोल के दिन में 2 बार लेना था आपके पोटेशियम के रेशियो के हिसाब से। एंड वो पोटेशियम को कम करने में काफ़ी मदद करता है। प्लस आपका पोटेशियम, कोशिश करिए कि लो पोटेशियम फूड ही लें या फिर फ्रूट्स लें, लाइक पपाया, एप्पल, ये सब चीज़ें खाएं डायलिसिस के टाइम में। तो क्योंकि फिर ना आपको ज़्यादा लोड होने लगेगा, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डायलिसिस इज ऑल्सो रिस्की थिंग, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर दीदी। एंड कोशिश करिए अपने डॉक्टर से बात करके उस पोटेशियम पाउडर के बारे में। थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अनयम का। ये लिखते हैं, हेलो दी, मेरी मम्मी को डायबिटिक नेफ्रोस्थोपी स्टेज 3 भी है, डाइटिशियन ने नेफ्रो एचपी रेकमेंड किया है, मिल्क के साथ क्या वो ले सकती हैं? एंड इनका सेम क्वेश्चन ये है कि क्या दी मेरी मम्मा मेडिसिन से ठीक हो जाएंगी, ट्रांसप्लांट तो नहीं कराना पड़ेगा, प्लीज़ रिप्लाई। तो सबसे पहले अनय, मैं आपसे अगर आपका नाम गलत प्रोनाउंस करूंगी तो उसके लिए सॉरी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको ना एक और नेफ्रो से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कभी एक डॉक्टर पे डिपेंड नहीं रहोगा, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं तो प्लीज़ आप सेकंड ओपिनियन पे जाने के लिए बिल्कुल भी हिचकिचाए ना। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी एक डॉक्टर का अलग व्यू होता है, दूसरे डॉक्टर का अलग व्यू होता है। इन दैट केस क्या होता है, फिर हम फंस जाते हैं बीच में। तो अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, जो ये किए है नेफ्रोपैथी के से रिलेटेड है, और मेरा जो केस था वो था मेरे हाई ब्लड प्रेशर से। सबसे पहले आप एक अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाइए, एंड आफ्टर दैट आप डाइटिशियन जो रेकमेंड किया है ना, तो प्लीज़ ये चीज़ें डाइटिशियन से ही अपने पूछिए, या फिर नेफ्रो से भी आप पूछ सकते हैं कि कि मिल्क के साथ लेते नहीं। प्लीज़ डोंट आस्क एनी वन ऑन द यूट्यूब, क्योंकि देखो चीज़ें, हम डॉक्टर्स नहीं हैं कि हम आपको ये बता दें कि आप दूध के साथ लो या पानी के साथ लो, कुछ भी नुकसान भी हो सकता है। तो प्लीज़, वी आर नॉट डॉक्टर्स, हम बस शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंस को जो ट्रांसप्लांट के बाद हुआ है, और ऐसी कुछ चीज़ें जो अगर हम जानते हैं तो। बट अबाउट ये सारी चीज़ें मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। एंड आपको भी मैं इतना कहना चाहूँगी, प्लीज़ डोंट आस्क एनीवन, रैदर इट इज़ बेटर कि आप अपने डॉक्टर से ये चीज़ें पूछें तो ज़्यादा बेटर होगा। और रहा सवाल कि आपकी मम्मी मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे, तो ये थर्ड स्टेज है। अगर डाइटिशियन ने कंट्रोल में कर लिया और डॉक्टर ने अच्छे टाइम पे पकड़ लिया, तो उनकी किडनी जो है आगे अच्छी चल सकती है। बट हम पूरा श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई विश कि आपकी मम्मा जो है बहुत जल्दी रिकवर हो जाए, एंड मेरी दुआ है हमेशा आप सबके साथ। एंड प्लीज बी स्ट्रॉन्ग एंड टेक केयर ऑफ योर मदर, एंड प्लीज कंसल्ट ए नेफ्रोलॉजिस्ट एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो है शिव महिमा का। इन्होंने बोला है कि मेरे ट्रांसप्लांट को 21 जनवरी को हुआ, और अभी जो है इनका क्रेट है 1.4, एंड उन्होंने सैड वाला इमोशन भेजा है, तो इमोजी भेजा है। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी महिमा कि प्लीज़ आप अपसेट मत हो। कभी कभी क्या होता है ना, तुरंत अगर हमारा ट्रांसप्लांट हुआ रहता है तो जल्दी हमारा क्रेटिनिन जो है स्टेबल नहीं होता है, उसको टाइम लगता है। तो ऐसा बोला गया कि एटलीस्ट 6 मंथ्स तक ना हमारा क्रेट जो है अनस्टेबल होता है, ये फ्लक्चुएट करता ही रहता है। तो 6 मंथ्स बाद ही चीज़ें पता चलती है कि स्टेबल है कि नहीं है। एंड यस, एक बार अगर आपके डॉक्टर कंफर्म करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, लाइक और सारे टेस्ट नॉर्मल जा रहे हैं आपके, तो फिर आप अपने वाटर इनटेक पे, डाइट पे ध्यान दीजिए, और हल्का फुल्का एक्सरसाइज ज़रूर किया करिए उस टाइम भी। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाली हैं। तो प्लीज़, अगर और प्रॉब्लम आपको आ रही है, कुछ यूरिन में प्रॉब्लम आ रही है, इसमें आ रही है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर इस बारे में बात करें, और डोंट टेक टेंशन एट ऑल। क्रेट ऊपर नीचे होता रहता है। आप मेरे ही क्रेट देख लो, अभी 2.5 साल हुआ है, तब भी मेरा क्रेट अभी जो है 2.4 पे आया है। तो प्लीज़ डोंट टेक टेंशन। जितना ही हम टेंशन लेंगे, स्ट्रेस लेंगे, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके क्रेट को इंक्रीज करेंगी, और आपका बीपी भी इंक्रीज कर सकती है साथ में। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विनोद कुमार सिंह का। इन्होंने लिखा है 24 आवर में कितना लीटर यूरिन पास होता है मैम? वेल, अगर नॉर्मल एडल्ट की अगर हम बात करें तो, और 2 लीटर अगर हम पानी पीते हैं पर डे, तो उस हिसाब से माना गया है कि 800 से लेके 2000 मिलीलीटर जो है आपका यूरिन
आना चाहिए। जब हमारा ट्रांसप्लांट होता है तो फर्स्ट 2 टेस्ट में जो है 24 आवर्स के यूरिन वो लोग मांगते ही मांगते हैं। तो उस टाइम वो वॉल्यूम देखना पड़ता है, आपको चेकआउट करना पड़ता है कि क्या आप जितना पानी पी रहे हो उससे आधा पानी आपका निकल रहा है बॉडी में कि नहीं निकल रहा है, या फिर आप पता चल रहा है बहुत कम पानी पी रहे हो एंड यू आर पासिंग मोर यूरिन। तो ये सारी चीजें जो है हमें डॉक्टर को उस टाइम बतानी पड़ती हैं। तो कभी भी अगर हम पानी बहुत पी रहे हैं और यूरिन पास आउट ही नहीं हो रहा है हमारा, और पानी कम पी रहे हैं तब भी हमारा यूरिन पास आउट है, तो मतलब कि गड़बड़ी है हमारी बॉडी में। तो जितना हमें पानी पीना चाहिए उसका आधा पानी एटलीस्ट बॉडी जो फ्लूइड है बाहर निकलना ही निकलना चाहिए। तो उस पर कैलकुलेशन कर लो आप कि अगर 2 लीटर आप इंटेक करते हो तो 800 से लेके 2000 तक मिलीलीटर तक हर दिन में आपको यूरिन पास होना चाहिए। अगर 4 लीटर आप पानी पीते हैं या 6 लीटर पी लेते हैं तो उस हिसाब से जो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका। और उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। थैंक यू। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर। उम्मीद है आप लोगों को मेरे जवाब जो है ठीक लगे होंगे। एंड प्लीज अगर कोई सजेशंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज गिविंग इंपॉर्टेंस एंड लव टू माय चैनल। एंड यस प्लीज अगर जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड आई एम ऑन इंस्टाग्राम वेयर यू कैन फाइंड द फनी रील्स अबाउट मी, एंड माय फेसबुक पेज इज स्टिल देयर जिसका नाम आप यहाँ पढ़ रहे होगे। एंड यस मेरे सारे प्लेलिस्ट में जो है अगर पोस्ट ट्रांसप्लांट की जाननी है कि मेरा रिसेंट ट्रांसप्लांट मैं कैसे केयर करती थी अपना, तो मैं जो है एंड स्क्रीन में इसका डाल रही हूँ वीडियो, प्लीज जाके वो वीडियो वॉच करें ताकि चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। सो एनी कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं आप, एंड मैं कोशिश करूंगी अगर आपको किसी भी तरीके से मैं हेल्प कर सकूं। सो यस गाइज दिस इज माई जर्नी विच इज गोइंग ऑन, एंड मैं अपनी जर्नी आप लोगों से शेयर करती हूँ हमेशा और बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। तो स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग ऑन योर फेस ऑलवेज। प्रॉब्लम चाहे जो भी हो हमेशा मैं कहती हूँ। एंड यस कीप ऑन वॉचिंग रेशमी सिंह व्लॉग्स ऑलवेज। बाय बाय, नमस्कार।